लोग कहते हैं कि रोलेक्स सिर्फ वक्त नहीं बताती, ये आदमी का स्टेटस बताती है। आखिर क्या है रोलेक्स की कहानी, आइए जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि अगर आपने 2010 में रोलेक्स बाय की होती तो उसका रिटर्न आज 550% से ज्यादा होता। एक घड़ी जो हर साल 8 से 15% तक का रिटर्न देती है, ये है रोलेक्स का कमाल। उन्नीस सौ 5 में एक आदमी ने कहा था कि मैं ऐसी घड़ी बनाऊंगा जो कभी रुकेगी नहीं। आज उस आदमी की कंपनी हर साल 10 लाख घड़ियां बनाती है, लेकिन फिर भी लोगों को सालों वेट करना पड़ता है। रोलेक्स ने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, लेकिन फिर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर दलाई लामा तक इसको पहनते हैं। ये जादू कैसे हुआ? एक घड़ी जो 11,000 मीटर समंदर की गहराई में चली गई, माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंच गई और परफेक्टली काम करती रही। ये है रोलेक्स का कमाल। साल 1893 है। जर्मनी का 12 साला बच्चा अपने वालिदैन से महरूम हो जाता है। उनसे थोड़ी सी रकम उसको विरासत में मिलती है, जो बाद में सफर के दौरान चोरी हो जाती है। सब कुछ खोने के बावजूद उसके अंदर एक चीज बरकरार रहती है, वो है उसका जज्बा घड़ियां बनाने का, जो उसे दुनिया का बेस्ट वॉच मेकर बनाता है। ये है रोलेक्स की कहानी। अपने वालिदैन की मौत के बाद जर्मनी का 12 साला हंस वुल्सडॉर्फ यतीम हो गया। अंधेरे ने उसके मुस्तकबिल को घेर लिया। उसके रिश्तेदारों ने उसके वालिदैन का कारोबार बेच दिया और हंस को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। यहाँ उसकी एक दोस्ती स्विट्जरलैंड के एक लड़के से होती है, जो उसे स्विट्जरलैंड घड़ी साजी की सनत के बारे में बहुत कुछ बताता है। जल्द ही हंस को एहसास होता है कि यही उसका फ्यूचर है, उसको लग्जरी वॉचेस बनानी है। इसलिए सन 1900 में वो 19 साल की उम्र में वो जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गया। वहां उसे कुना कार्टन में घड़ी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब मिल गई। इस काम ने उसके अंदर लग्जरी वॉचेस बनाने का शौक पैदा किया। 1903 में उसने लंदन में रेजिडेंस इख्तियार कर ली, लेकिन सफर के दौरान उसकी सारी जो जमा पूंजी थी वो चोरी हो जाती है। ये उसकी जिंदगी का एक अहम धचका था, फिर भी आगे बढ़ना ही उसका वाहिद ऑप्शन था। लंदन में उसने घड़ियां बनाने वाली एक कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग के शोबे में मुलाजमत इख्तियार की। अगले 2 सालों में उसने मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और सबसे अहम बात घड़ी की मैन्युफैक्चरिंग की मेन इंस्ट्रक्शंस उसने फॉलो कर ली और वो बनाने का काम जान गया। हंस को अंदाजा हुआ कि जो ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो वॉचेस बना रही हैं, वो उनका ज्यादातर ध्यान सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, बजाय कि वो कंज्यूमर की डिमांड्स के ऊपर जाए। उस वक्त कंज्यूमर की जो डिमांड्स थी वो लग्जरी वॉचेस चाहते थे, खूबसूरत वॉचेस मांगते थे, जिसके स्ट्रैप्स खूबसूरत हो, जो पायदार हो और चलने में परफेक्टली वो कामयाब हो। इस सूरत हाल को बदलने के लिए हंस ने प्लान किया कि वो अपनी वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलेंगे। लेकिन मसला एक था कि हंस के पास पैसे नहीं थे। हंस ने ये प्लान किया कि अपने ब्रदर इन लॉ को अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना लिया। 1905 में उन्होंने वुल्सडॉर्फ एंड डेविस फर्म का कयाम किया। उन्होंने महसूस किया घड़ियां मुसाफिरों के लिए नागुज़ीर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए वक्त पर ट्रेनें और बसें पकड़ने की जरूरत होती है। यही वजह है कि उन्होंने मुसाफिरों के लिए पॉकेट घड़ियां तैयार करने का फैसला किया। आम घड़ियों के मुकाबले में ये घड़ियां मुसाफिरों के लिए ज्यादा पोर्टेबल बनाने के लिए साइज में छोटी थी। उस घड़ी का पाउच आला मेयार के लेदर का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया, ताकि उसे मजीद मजबूत बनाया जा सके और उसे बेहतरीन शक्ल दी जा सके। इस घड़ी को पोर्टफोलियो वॉच कहा जाता था। कंपनी की पहली प्रोडक्ट होने के बावजूद ये हिट रही। हंस ने जो अपनी कंपनी पॉकेट वॉचेस से शुरू की थी, वो सिर्फ पॉकेट वॉचेस तक नहीं रहना चाहते थे। उनकी प्रेडिक्शन थी कि पॉकेट वॉचेस का रुझान खत्म हो जाएगा और उसकी जगह रिस्ट वॉचेस ले लेंगी, और यही वजह बनी कि उन्होंने अपनी सारी तवज्जो रिस्ट वॉचेस के ऊपर लगा दी। लेकिन मसला एक था कि उस वक्त के जो कस्टमर्स थे वो रिस्ट वॉचेस को कबूल करने के लिए ख्वाहिशमंद नहीं थे। हंस ने देखा कि बर्तानिया में मर्द और खवातीन ब्रेसलेट पहनने के बहुत शौकीन है। यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका देखा। लेदर की बजाय उन घड़ियों के जो स्ट्रैप्स थे वो सोने और चांदी के थे, उससे घड़ियां ब्रेसलेट की तरह दिखती थी। और इसमें यह कि उनको रिस्ट वॉचेस नहीं कहा जाता था, उनको ब्रेसलेट वॉचेस कहा जाता था। इस हिकमत अमली के नतीजे में हंस की घड़ियां लंदन में बहुत फेमस हो गई। मजीद ये कि हंस ने महसूस किया कि मार्केट में मौजूद तमाम घड़ियां पर उनके मैन्युफैक्चरर्स के नाम और ब्रांड नेम मौजूद हैं। हंस चाहता था कि उनकी घड़ियों का एक मुनफरद नाम हो, जो डायल में सफाई के साथ फिट हो और किसी भी जुबान में आसानी से बोला जा सके। उसने मुख्तलिफ हरूफ तहजी को यकजा किया और 100 से ज्यादा नाम इकट्ठे किए। एक मौके पर रोलेक्स का खुशगवार नाम सामने आया और 1908 में इस नाम को उन्होंने ट्रेडमार्क किया। रोलेक्स घड़ियां अच्छी फरोख्त हो रही थीं, लेकिन फिर भी उनमें एक्यूरेसी के मसाइल थे। दरअसल उन घड़ियों की हरकत बहुत कम थी और यही वजह थी कि कोई भी ठीक मूवमेंट को डेवलप करने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ था। हंस ने अब यह प्लान किया कि वो अपनी मूवमेंट खुद क्रिएट करेंगे। उन्होंने हॉरोलॉजी पढ़ना शुरू की और वो दुनिया के बेस्ट मैन्युफैक्चरर से जाके मिला और हरकत और सकनात का माहिर बन गया। और फिर उन्होंने पहली अपनी रिस्ट वॉच की मूवमेंट, जिसको 15 लाइन कैलिबर 200 कहा जाता है, उसको तैयार किया। फिर उसने उसकी सर्टिफिकेशन के लिए स्विट्जरलैंड के ऑफिशियल क्रोनोमीटर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट को भेजा। इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे टेस्ट किए। बाद में ये दुनिया की पहली रिस्ट वॉच की मूवमेंट निकली जिसने क्रोनोमीटर का सर्टिफिकेट हासिल किया।
इस डेवलपमेंट ने रोलेक्स को रोलेक्स बनाया। अब टाइम आया कि विल्सडॉर्फ एंड डेविस की घड़ियां दुनिया भर में बरामद की जाने लगी। 1914 तक हंस ने मुख्तलिफ जगहों पे अपने ऑफिसेज खोल लिए थे। जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई तो गैर मुल्की कीमत के अंदर रातों रात 33% इजाफा हो गया। उसकी सेल्स क्रैश कर गई और रोलेक्स हरीफों के मुकाबले में गिर गई। इस बहरान से बचने के लिए हंस को अपनी कंपनी स्विट्जरलैंड में मुंतकिल करना पड़ी। अब तक रोलेक्स हंस की घड़ियों का सिर्फ ब्रांड नेम था। स्विट्जरलैंड पहुंचकर उसने कंपनी का नाम बदलकर रोलेक्स वॉच कंपनी रख दिया। जंग की वजह से लग्जरी घड़ियों का बाजार तबाह हो गया, लेकिन हंस ने एक दिलचस्प रुझान देखा कि जंग लड़ने वाले जो फौजी हैं उनकी तरफ से अचानक रिस्ट वॉचेस की डिमांड बढ़ गई है। जंग लड़ने वाले फौजियों के लिए घड़ियां बहुत जरूरी होती हैं। वो उनकी फायरिंग और मार्च की कार्रवाइयों को मुनासिब तरीके से मजबूत करने में उनकी मदद करती है। एक सिपाही को अपनी राइफल नीचे करनी होगी, अपना कोट खोलना होगा और वक्त चेक करने के लिए अपनी घड़ी निकालनी होगी। यही वजह थी कि फौजी रिस्ट वॉचेस की तरफ मुंतकिल हो रहे थे। नतीजे के तौर पर रोलेक्स ने फौजियों के लिए एक ट्रेंच वॉचेस का आगाज किया। घड़ियां सॉलिड शीशे की बनी थी, उसकी एक मजबूत बॉडी थी और एक ब्राइट डायल था, जिसकी वजह से फौजियों को कम रोशनी में भी वक्त चेक करने में आसानी होती थी। इन ट्रेंच वॉचेस ने एक जंग के दौरान रोलेक्स के कारोबार को फलने फूलने में मदद की। पहली जंग अजीम की फौजियों को उनके आबाई ममालिकों में हीरो के तौर पर देखा जाने लगा। जब लोग उन सिपाहियों को रिस्ट वॉचेस पहने देखते थे तो लोग भी उन घड़ियों की तरफ माइल होने लगे। जैसे कि हंस ने एक प्रेडिक्शन की थी कि रिस्ट वॉचेस पॉकेट घड़ियों की मुकम्मल जगह ले लेंगी, लेकिन रिस्ट वॉचेस में एक बड़ा मसला था। धूल और पानी की मौजूदगी में उनकी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी। हंस इस मसले को हल करना चाहता था। उसने एक तंग घड़ी की अलमारी बनाने का फैसला किया जो घड़ी की हरकत को गर्मी, धूल और पानी से महफूज रखती थी। हंस ने रिसर्च की कि घड़ियां स्नैप इन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई, जिसके तहत घड़ी के तमाम पार्ट्स को दूसरे के ऊपर जमा किया गया, जिस तरह हम टिफिन बॉक्स को असेंबल करते हैं। लेकिन इस तरीकेकार ने ऐसे स्पेस को पैदा किया जो कि धूल और पानी के दाखिले की इजाजत देते थे। लिहाजा रोलेक्स ने दुनिया की पहली स्क्रू इन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए एक वॉच केस डिजाइन किया, जिसने स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए पार्ट्स को मजबूती से इकट्ठा किया। मजीद इसमें रबड़ की अंगूठियां और बाकी खाली जगहों को बंद कर देती हैं, और आखिर में इसका जो क्राउन है इसके सारे पार्ट्स को बंद करने में वो मदद फराहम करता है। ये घड़ी बगैर किसी नुकसान के तवील अरसे तक पानी में रह सकती है, इसलिए इस घड़ी को रोलेक्स ओएस्टर के नाम से जाना जाने लगा। 1926 में ये लॉन्च होने वाली ये घड़ी इनकलाबी थी और उसे अपने फरोग के लिए इनकलाबी मार्केटिंग की भी जरूरत थी। हंस को एक स्विमर मर्सिडीज ग्लिट्स के बारे में मालूम हुआ, जो कि इंग्लिश चैनल को अबूर करने वाली पहली खातून होने का जिन्होंने दावा किया। बहुत से लोगों ने उसके दावे को मुस्तरद कर दिया। खुद को दुरुस्त साबित करने के लिए उसने दोबारा इंग्लिश चैनल में स्विम करने का फैसला किया। हंस ने मर्सिडीज से राब्ता किया और रोलेक्स की पहली ब्रांड एम्बेसडर के ओहदे की पेशकश की। रोलेक्स ओएस्टर की वाटरप्रूफ की सलाहियत को फरोग देने के लिए मर्सिडीज स्विमिंग के दौरान घड़ी को अपने हार के साथ बांध दिया। इब्तिदा में उसकी कोशिश कामयाब रही, लेकिन 10 घंटे तक स्विम करने के बाद वो इंग्लिश चैनल का 80% पोर्शन कवर कर चुकी थी। बदकिस्मती से वो थक गई और उसे बचा लिया गया। वो चैनल अबूर करने में नाकाम रही, लेकिन जब चेक किया गया तो रोलेक्स ओएस्टर बिल्कुल ठीक काम कर रही थी। इस नाकाम कोशिश के बावजूद मर्सिडीज ग्लिट्स अपनी कोशिशों के लिए मशहूर हो गई और उसके साथ ही रोलेक्स ओएस्टर ने दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी होने की वजह से मकबूलियत हासिल की। हॉन्स ने इश्तिहारात में मर्सिडीज और रोलेक्स को एक दूसरे के साथ दिखाया। मजीद ये कि रोलेक्स ओएस्टर को तमाम रिटेल स्टोर्स में फिश टैंक में दिखाया गया। इस टैंक में असली मछली भी दिखाई गई। 1928 में हंस ने बरतानवी स्टार मिस एवलिन को रोलेक्स की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश किया। इश्तिहारात में एवलिन को रोलेक्स ओएस्टर पहनते हुए दिखाया गया। मार्केटिंग की इस अनोखी हिकमत अमली ने रोलेक्स ओएस्टर की वाटरप्रूफिंग की खसूसियात को मजीद मकबूल किया। रोलेक्स की कामयाबी एक और सतह को छू गई जब पूरी दुनिया हंस की तारीफ कर रही थी, लेकिन वो खुद से मुतमिन नहीं थे उस वक्त। दर हकीकत उसकी घड़ियां जो थीं वो मुकम्मल तौर पर मैकेनिकल थीं, यानी कि बैटरी की बजाय उसको मेन स्प्रिंग से वो चलती थी। क्राउन को लड़खा कर मेन स्प्रिंग के साथ सख्त करना था। एक बार सख्त होने के बाद मेन स्प्रिंग फिर खुलेगा, हाथों को हरकत देगा। सीधे अल्फाज में ये बिल्कुल विंड अप खुलवाने की तरह काम करता था। घड़ियों को हर 2 दिन बाद ट्रीट करना पड़ता था। रोलेक्स ओएस्टर के मामले में अगर क्राउन को समेटने के अमल के बाद सही तरीके से बंद नहीं किया गया तो पानी आसानी से अंदर जा सकता था। इसलिए हंस का प्लान था कि एक सेल्फ ऑपरेटेड वॉच बनाई जाए। हंस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बहुत टाइम लगाया। आखिरकार उसने एक परमानेंट रूटर इजाद किया। ये एक नीम सर्कुलर रूटर था जो घड़ी के अंदर 360 डिग्री घुमा सकता था। ये मुतअद्दिद गियर्स के जरिए मेन स्प्रिंग से मुंसलिक था। जब किसी का हाथ हरकत करता है तो ये खुद ब खुद घूमता है, फिर गियर्स एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और मेन स्प्रिंग को सख्त करते हैं। बुनियादी तौर पर आप सिर्फ घड़ी पहनकर स्प्रिंग को चला सकते हैं। इस तरह घड़ी हमेशा काम कर सकती थी और ये घड़ी रोलेक्स ओएस्टर परपेचुअल के नाम से मशहूर हुई। लोगों ने पहले भी सेल्फ ऑपरेटेड घड़ियां बनाने की कोशिश की, लेकिन रोलेक्स पहली कंपनी थी जिसने इस तरीकेकार को कामयाबी से अपनाया। परपेचुअल ने रोलेक्स और विल्सडॉर्फ की कंपनी को लेजेंड बना दिया, लेकिन 1939 में उन्हें एक और रुकावट का सामना करना पड़ा।
जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को उसने मुतासिर किया। रोलेक्स की सेल्स फिर से कम हो गई। आने वाले सालों में हंस ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद रोलेक्स की बका को यकीनी बनाया, लेकिन 1944 में उसने अपनी बीवी को खो दिया और उसके 6 साल बड़ी मुश्किल से गुजरे। हंस ने अपने आप को बचपन से ही चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपने आप को ट्रेन किया हुआ था, तो दोबारा उन्होंने अपनी एनर्जी को स्ट्रेंथन किया और आलमी मेयार की घड़ियां बनाने में उसने बेहतरीन कारकर्दगी का दोबारा से एक दफा मुजाहिरा किया। 1945 में रोलेक्स ने अपनी 40वीं सालगिरह के मौके पर रोलेक्स डेटजेस्ट को लॉन्च किया। हंस ने एक तरीकेकार तलाश किया कि उसने एक दिन घड़ी के ऊपर पानी का कतरा फेंका, उसने तारीख को बड़ा करके दिखाया, तो उससे उसको अंदाजा हुआ कि मैग्नीफाइंग ग्लास इस मसले को हल कर सकता है। उसने अपनी घड़ियों में मैग्नीफाइंग ग्लास शामिल किया और इस मसले को हल किया। तो डेटजेस्ट पर 2.5x से मुतासिर होकर उसने 1960 तक रोलेक्स ने दूसरी इंकलाबी घड़ियां भी लॉन्च की। 1953 में उसने रोलेक्स एक्सप्लोरर लॉन्च किया, एक मजबूत और सॉलिड घड़ी जो खास तौर पर कोहे पेमाओं यानी कि माउंटेनियर्स के लिए और मुतलाशियों के लिए बनाई गई थी, ताकि उन्हें घड़ी के खराब होने की फिक्र ना हो। 1955 में रोलेक्स ने GMT मास्टर लॉन्च किया, जिसमें घूमने वाला बेजल था। ये खास तौर पर पायलटों के लिए बनाया गया ताकि उनको मुख्तलिफ टाइम जोन्स पर प्रवास करनी पड़ती है। बेजल ने वक्त को ट्रैक करना आसान बनाया। आखिरकार 1960 में रोलेक्स ने डीप सी स्पेशल के नाम से एक तजर्बाती घड़ी लॉन्च की। उसे डीप सी के लिए डिजाइन किया गया। उसकी जांच के लिए 1960 की दहाई के सबसे गहरे समंदर के नुक्ते पर उसको ले जाया गया, जो तकरीबन 11,000 मीटर गहराई में था। उस गहराई में भी घड़ी बिल्कुल ठीक काम करती रही। इस तरह रोलेक्स ने वॉच मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपने आप को लेजेंड के तौर पर मनवाया। चाहे माउंट एवरेस्ट की पीक हो या डीप सी हो, रोलेक्स बिल्कुल परफेक्टली एक्यूरेटली काम करती है। हंस ने रोलेक्स के साथ ऐसी चीजें हासिल की जिन्हें कोई भी वॉच मैन्युफैक्चरर ना संभाल सकता था, ना ही उसे हासिल करने का ख्वाब देख सकता था। यह है रोलेक्स की कहानी।